नाय हती। योगेश की आवाज जहर बुझी हो चुकी थी और इतो जहर भरवे के बाद वो मोड़ी को बेशांतिपन से नाय निकाल पाई तो वो मोड़ी वहां से चली जाती तो मयंक लल्ला जा बात के लाए पूनम जीजी को ही दोस्त मानते और जी चाची वो तो बस वही करते जो मयंक लल्ला बिन से कहते और फिर दोनों बाप बेटे मिलकर पूनम जीजी से अपने सब रिश्ते खत्म कर लेते और बिना घर से और इस सब जायदाद से बेदखल कर देते। सुधा ने योगेश की बात पूरी करते हुए कहा, अब बुड्ढे ने जायदाद को मयंक और वाह मोड़ी के नाम आदि आदि कर दी है और जाई बात को सहारो लेकर जीजी को कितने साल अंत गुमराह कराता आ रहे हैं, पर वह तो निरी मयंक लल्ला के मुंह में चकड़ी भई पड़ी है। योगेश अपनी जहर बुझी आवाज में ये सब बातें सुधा के साथ कर ही रहा था कि अचानक से कमरे के बाहर की तरफ से कुछ हलचल सी मालूम पड़ी उसे और वो दोनों ही दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। कमरे का दरवाजा खोलकर इधर उधर देखा पर कहीं कोई नहीं था। हाँ, पर दरवाजे के पास रखा हुआ एक बड़ा सा फ्लावर पॉट एक और लुढ़का पड़ा हुआ था। जय कैसो गिर गए हो? सुधा ने शंका करते हुए कहा। अरे गिर गए हो हवे को, शायद को बिल्ली बिल्ली इधर से गुजर गई होगी। योगेश ने सुधा को समझाते हुए कहा, पर तुम फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद करके रहो और मेरे इशारे का इंतजार करना, वहां से पहले कुछ करने की कोशिश मत करियो। तुम सुधा देवी तुम हाथ जोड़ रहे हैं। योगेश ने सुधा के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हाओ हाओ हमें क्या, जब तुम कहोगे तब कहेंगे, ना कहोगे तो ना कहेंगे, कछु ना कहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। सुधा ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, जय करीना तुमने समझदारी की बात। योगेश ने उसके सामने दांत निकालते हुए कहा। फिर दोनों पति पत्नी वहां से बाहर की ओर निकल गए। आलू, अब तुम हमें बताओगी सही से या फिर हम ये समझ लें कि तुम हमें अपनी दोस्त मानती नहीं हो? सोनम अंजलि को बाहर गार्डन से ये कहकर अंदर कमरे में लेकर आई थी कि उसे AFMC से रिलेटेड कुछ जरूरी आर्टिकल मेल करना है और वो उसे एक बार अंजलि को दिखाना चाहती है। यार सोनू, क्या बताऊं तुझे कि कैसे पैसे और पावर के पीछे भागते भागते मेरे खुद के पापा जी भाई ये भूल गए हैं कि घर परिवार और रिश्ते एहसास और अपनेपन की गर्माहट से जिंदा रहते हैं, पैसे और पावर की गर्माहट से नहीं। पापा जी तो फिर भी ये कह रहे थे कि अगर विजय मेहरा खुद आकर उनसे इस रिश्ते की बात करें तो वो कुछ सोच सकते हैं। मगर आकाश भाई अगर उनकी चली ना तो वो अपनी बहन की शादी उनके राइवल के परिवार में कभी नहीं होने देंगे, जहाँ हमेशा उन्हें सर झुकाना पड़ेगा। आंटी भाभी कुछ नहीं कह रही है, कम से कम उन्हें तो तुम्हें समझना चाहिए। सोनम अंजलि के हाथ को अपने हाथों में थामे बैठी थी। वो लोग भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, बोलकर अलग हो गई हैं। वैसे भी माँ को अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपने परिवार की नाक नीची होने का डर है। अंजलि का चेहरा एकदम से मुरझा गया था। तो अब तुमने क्या सोचा है आलू? सोनम को अपनी बेस्टी के लिए बहुत खराब लग रहा था। हाँ, कुछ नहीं, फिलहाल तो यहाँ आई हूँ तो कुछ टाइम एंजॉय करूंगी, फिर वापस पुणे, आखिर सेमेस्टर एग्जाम्स भी तो देने, बाकी बाद में देखा जाएगा मेरी राधा रानी। अंजलि ने सोनम के कंधों को पकड़कर हंसते हुए कहा, जो खुशियां सामने हैं उन्हें मनाना छोड़कर भविष्य की चिंता करना कहाँ की समझदारी है जाने मन। सोनम उसे हैरानी से देख रही थी। अरे ऐसे मत देखो राधा रानी, जे कहीं अगर तुम्हारे रघुवंशी सर ने तुम्हें हमें ऐसे देखते हुए देख ले ना तो वो बेचारे जल भून कर कोयला हो जाएंगे और बिन के ऊपर बिन को गोरो रंग ही अच्छो लगाता है, कोयलों की तरह कारो रंग नहीं। अंजलि ने हंसते हुए कहा, ये मेरा शोक मनाना छोड़ो, मरने से पहले हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। आखिर सुजीत वधावन का ही खून हूँ, वो जिद्दी हैं तो फिर मैं उनकी औलाद हूँ इस मामले में। सो जस्ट चिल बेबी। अंजलि की बात सुनकर सोनम भी मुस्कुरा दी। चल यार बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। अंजलि की पुरानी बात सुनकर सोनम सच में मुस्कुराने लगी थी। दोनों बाहर जाकर सबके साथ बैठकर गपशप में बिजी हो जाती हैं। शाम को सोनम ने बहुत सोच समझकर आउट हाउस जाने का फैसला किया और वहां के लिए निकल गई। कुछ मिनटों की दूरी पर बना आउट हाउस आज सोनम के लिए बहुत लंबा सफर लग रहा था। मयंक ने उसे साफ मना किया था कि वो आउट हाउस नहीं आएगी। अगर उसका मन हो उन सबसे मिलने का तो वो लोग अस्थाना हाउस आ जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में सोनम का सामना सुधा से हो या फिर पूनम से हो और एक बार फिर से उन दोनों को उसकी दुखती रख पर हाथ रखने का मौका मिल जाए। पर सोनम जानती थी कि मयंक बार बार अस्थाना हाउस नहीं आ सकता था और बीती शाम से अभी तक वो मयंक से नहीं मिली है। वो जानती थी कि जितनी बेचैनी उसे हो रही है मयंक से मिलने की, मयंक भी उतना ही बेचैन हो रहा होगा अपनी बिट्टो से मिलने को। सोनम आहिस्ता अपने कदम आउट हाउस की तरफ बढ़ाती जा रही थी कि तभी सामने से आता हुआ मयंक उसे दिखाई दे गया और उसके थके हुए कदमों में जैसे जान आ गई हो और वो भाई कहकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मयंक भी उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ा और उसे अपनी गले से लगाकर उसके माथे को प्यार से छू लिया। सोनम मयंक के गले लगकर सिसक पड़ी। बिट्टू क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही है? चुप हो जा और चल मेरे साथ। तो मयंक उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला और सोनम चुपचाप उसके साथ चल दी। आउट हाउस के लॉन से गुजरते हुए उसकी एक नजर वहां बैठी हुई सुधा और पूनम के साथ दूसरे रिलेटिव्स पर भी पड़ी। जहां और लोगों का ध्यान तो कल हल्दी के फंक्शन में होने वाली तैयारियों में लगा था, वहीं दूसरी ओर सुधा का ध्यान मयंक के गले लगी हुई सोनम के ऊपर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा था। देख ले जिज्जी, मयंक लल्ला कैसे जापनौती को अपने गले में लगा भाई हैं। सुधा ने एक बार फिर से पूनम की तरफ अपना जहर से भरा हुआ बाण चला दिया था। पता नहीं इस बार वो बाण अपने निशाने पर लगा भी या नहीं। ऐसा लगा था कि जैसे पूनम ने सुधा की कई बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उसका ध्यान तो कहीं और ही था जैसे। पर इन सब बातों से बेपरवाह मयंक अपनी लाडू को अपने आंख में छिपाए वहां से होते हुए अंदर अपने कमरे में ले गया। अब बताओ बच्चा क्यों रो रहा है? मयंक ने सोनम को बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके घुटनों पर अपने हाथ टिकाकर बैठ गया। हमने कल शाम से आपको अभी तक नहीं देखा है भाई, क्या ये वजह काफी नहीं है हमारे रोने के लिए? सोनम अपने हाथों से उसके हाथों को मजबूती से थामे हुई थी। अरे पर मैं कहाँ तुझसे दूर था पागल, नहीं तो था तेरे पास। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आप हमारे बिना, हमें देखे बिना रह लेंगे? अभी तो हमारी विदाई भी नहीं हुई है और आपने हमें अभी से पराया कर दिया भाई, हमारे बिना रहने की आदत डाल ली है। सोनम ने पनीली आंखों से मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तुझे देखे बिना तो मेरा दिन ही अधूरा रहता है छोटी, कैसे मैं खुद को मनाए हुए तो मैं ही जानता हूँ। मयंक ने सोनम को अपनी गली से लगाकर कहा, फिर हमें आपने आउट हाउस आने से मना क्यों किया भाई? आपको पता है ना कि हम आपको कितना सारा मिस कर रहे थे। सोनम ने मासूमियत से कहा, मैं नहीं चाहता कि कल के बाद आने वाले किसी भी समय में, समय के सेकंड में तेरी आंखों से आंसू का एक कतरा भी निकले।
और ये तभी हो पाएगा जब तू यहाँ से इन लोगों से दूर रहे, और इसके लिए अगर मुझे तुझसे कुछ समय के लिए अलग होना भी पड़े ना तो मैं खुशी से सह जाऊंगा। मयंक ने जैसे ये सब कहने में अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन भाई सोनम ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाए ही थे कि मयंक ने उसे रोकते हुए कहा कि बिट्टू, तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी सहने को और कुछ भी करने को तैयार हूँ, और वैसे भी वहाँ पर तुम्हारी सारी फ्रेंड्स हैं ना, अवनी है, अमित है, जो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। पर भाई आप तो नहीं है ना वहाँ, और हमें आपकी शादी की हर रस्म अपनी आंखों से होते हुए देखनी है। सोनम ने उदासी से कहा, पर मेरी शादी की हर रस्म तो वही होगी ना, अस्थाना हाउस के बड़े से गार्डन में, जहाँ तुम एक साथ अपने भाई और भाभी को हल्दी भी लगा सकोगी, मेहंदी भी लगा सकोगी, और उनके संगीत में खूब सारा धमाल भी कर सकोगी। सोनम ने हैरानी से मयंक की तरफ देखा तो मयंक ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा कि हाँ बिट्टू, मेरी और अवनी की शादी अब यहीं अस्थाना हाउस से ही होगी। हम मथुरा वापस एक साथ जाएंगे और तुम्हारी अपनी भाभी को साथ लेकर जाएंगे। सच्ची भाई? सोनम बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। मुच्ची छोटी। मयंक ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, ओह भाई, आप ना सच में वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, हम बहुत खुश हैं। सोनम उसके गले लग गई थी। मेरी छोटी खुश है ना? मयंक ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हाँ भाई, हम बहुत 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 खुश हैं। सोनम मयंक को गले लगाए हुई बोली। बस, फिर मुझे और क्या चाहिए तेरे कान्हा जी से? मयंक ने भी उसे अपने गले लगा लिया। दरवाजे की ओट में ये सब देख रही पूनम जी को पता नहीं क्या हुआ, पर उनकी आंखें डबडबा आई और वो वहां से जल्दी से निकल गई। क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो तुम पूनम? पूनम अपने पीछे से आ रही आवाज को सुनकर ठिठक कर खड़ी हो गई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें गुस्से और नफरत से देख रहे सत्येंद्र जी दिखाई दे गए। क्या अब तुम्हें उस मासूम के अपने भाई से मिलने पर भी ऐतराज है? पूनम शांत खड़ी थी, सत्येंद्र की बातों को सुन रही थी। कुछ दिन बाद मयंक की शादी हो जाएगी और तुम सास बन जाओगी पूनम। मुझे डर है कि जो जहर तुमने अपने अंदर माँ बनकर सोनम के लिए खोल रखा है, वही जहर कहीं तुम सास बनकर अपनी पर ना उगल दो। पूनम सत्येंद्र जी की तरफ बेचैन नजरों से देखने लगी थी। हाय हाय जीजा जी, जे आप कहा कह रहे हो? भला जीजी अपाई चाहे थे मयंक लल्ला की पत्नी और अपाई इकलौती बहू के लिए काय के लिए जहर उगलेंगी? पूनम के कुछ भी कहने से पहले ही बाहर की तरफ से आ रही सुधा ने सत्येंद्र जी को जवाब दे दिया था। सत्येंद्र जी ने अब सुधा को गुस्से से घूरा तो सुधा ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि अब वो हम मतलब हतो कि जीजी भला अपाई बहू को काय के लायक कुछ उल्टो सीधो कहेगी, है ना जीजी? सुधा ने बेचारगी से पूनम की तरफ देखते हुए कहा। पूनम भी जैसे सत्येंद्र की तरफ इसी तरह से देख रही थी कि जैसे वो खुद यही कहना चाहती थी कि भला वो अपने लाडले बेटे की पत्नी को क्यों कोई कष्ट देगी, जबकि वो तो खुद ही अवनी के इंतजार में अपनी पलके पावड़े बिछाए हुए बैठी हुई है। सुधा, लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, तो अगर तुम अपनी राय को अपने पास ही रखो ना तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। सत्येंद्र जी ने कड़वाहट से सुधा की तरफ देखते हुए कहा। जी 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 जी, जय बात तो हम कहो वो चाह रहे थे, आप दोनों बात करो, हम नेक जरूरी काम निपटा के आते हैं। इतना कहकर सुधा वहां से हड़बड़ी में निकल ली। ये इसकी बातों का असर ही है ना तुम्हारे ऊपर? सत्येंद्र जी ने सुधा की तरफ इशारा करते हुए पूनम से पूछा। पूनम अभी खामोश खड़ी थी, वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं लग रही थी। अरे जो खुद एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, वो तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क करना क्या सिखाएगी? एक बात याद रखना, तुम्हारी एक गलती और तुम अपने बेटे से भी दूर हो जाओगी। सोनम को तो वैसे भी तुमने कभी अपनी बेटी नहीं माना, और जहाँ तक मुझे समझ में आया है अवनी मयंक की परछाई है, तो तुम उससे ये उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारी किसी भी ऊट पटांग हरकत में तुम्हें सपोर्ट करेगी। सत्येंद्र जी शायद जो कह नहीं पाए थे वो आज कह दिया था उन्होंने पूनम जी से। पूनम जी को शांत खड़ा हुआ देखकर सत्येंद्र जी ने फिर से कहा कि पूनम कहते हैं कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, पर बेटी वो सौभाग्य से पैदा होती है, और अगर बेटी सोनम जैसी प्यारी बच्ची हो ना तो उस पर ऐसे 100 बेटे कुर्बान हैं। और अगर आप सोनम की नाकदरी कर रही हैं तो फिर आप अपने भाग्य को नहीं बल्कि सौभाग्य को ठुकरा रही हैं। पूनम जी ने जैसे ही सत्येंद्र जी की तरफ देखा वो स्तब्ध रह गई। सत्येंद्र जी की आंखों में अपनी सोनम के लिए दुख साफ नजर आ रहा था, लेकिन पूनम जी के कुछ कहने से पहले ही सत्येंद्र जी ने कहा कि पूनम जी, अगर आप अब भी नहीं संभली ना तो फिर जिंदगी के इस मोड़ पर अकेले रहने के लिए तैयार हो जाइए। आप अपने बेटे और बहू के साथ साथ अपने पति को भी खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। पूनम की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी और सत्येंद्र जी उनकी आंखों को हैरानी में ही छोड़कर वहां से जा चुके थे। सोनम मयंक से अगले दिन सुबह मिलने का वादा लेकर आउट हाउस से खुशी खुशी अस्थाना हाउस के लिए निकल ही रही थी कि उसकी नजर सामने लॉबी में एक पिलर के पास किसी सोच में डूबी हुई पूनम जी पर पड़ी और वो ठिठक गई अपनी जगह पर। पूनम को देखते ही मयंक की दी हुई नसीहत सोनम पल भर में ही भूल गई और कुछ सोचते हुए वो पूनम के पास जाकर खड़ी हो गई। पूनम सोनम की तरफ पीट करके खड़ी हुई थी तो सोनम का वहां आना देख नहीं पाई। माँ, सोनम ने धीरे से कहा। पूनम अचकचाकर पीछे की तरफ मुड़ी। सामने सोनम को देखकर वो हैरान रह गई। आप ठीक तो है ना? यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हैं आप? सोनम ने हिम्मत करके पूछ लिया, पर पूनम ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता वो बस सोनम को देख रही थी या फिर उसके चेहरे के भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। पूनम को चुप देखकर सोनम ने नजरें झुकाकर कहा कि हम जानते हैं माँ, आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। शायद इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं आपके और भाई के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। हमारी वजह से भाई आपसे सही से बात नहीं करते हैं। जब सब जानती हो तो फिर ये सब बताकर मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो, या फिर ये देखने आई हो कि मैं कैसी हूँ, जबकि मेरा बेटा ही और पति ही मुझे अकेला छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। पर माँ, हमने ये सब जानकर नहीं किया है। सोनम रुआसी हो आई थी। हम कभी भी आपके और भाई के बीच नहीं आना चाहते थे। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि पापा और आपके बीच कोई भी मनमुटाव हो। कमाल है, तुमने चाहा भी नहीं और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता भी चला गया। पूनम ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। चलिए, क्यों नहीं चाहती हो हमारी जिंदगी से? अगर तुम्हें सच में मेरी इतनी चिंता है तो? पूनम ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। हम चले जाएंगे माँ, सच में चले जाएंगे। बस एक बार अपनी आंखों से भाई को दूल्हा बनते हुए देख ले, अपनी भाभी को उनके साथ फेरे लगाकर उनकी जीवन संगनी बनते हुए देख लें। उसके बाद हम चले जाएंगे, न सिर्फ शांतिवन से बल्कि भाई, भाभी, पापा और आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सोनम ने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को अपने हाथों में समेटते हुए कहा और वहां से तेज कदमों से चली गई। पूनम जी बहुत देर तक रोती हुई सोनम को जाते हुए देखती रही।
वो वहां से जाने ही वाली थी कि सुधा को कुटिलता से मुस्कुराते हुए देखकर उनके कदम वहीं जम गए। अमित का गुस्सा। जे तो तुम्हें बहुत अच्छो काम कर दो जिज्जी, इतो अच्छो तो हम ना कर पाए हते कल शाम को। चामोड़ी से ही डायरेक्ट बात करवे में भलाई हती, पर लास्ट टाइम हमारे दिमाग से जब बात फिसल गई